प्रीति रघुनंदन। खबर तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। निजामुद्दीन के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ 15 नई चार्जशीट दायर करेगी। ये चार्जशीट 14 अलग अलग देशों से आए तबलीगी जमात से जुड़े 294 नागरिकों के खिलाफ दायर की जानी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कल 20 देशों से आए तबलीगी जमात से जुड़े 82 नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पास दिखाने के बाद ही लोगों को नोएडा में एंट्री दी गई, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक का जो हाल देखने को नजर आ रहा है, उसमें भी आज कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार है। ये वो वाहन हैं जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और हर एक गाड़ी को बाकायदा चेक किया जा रहा है। उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिशन नोएडा की सीमा में घुसने का है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही गाड़ियों को नोएडा की सीमा में अंदर घुसने दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास पास नहीं है, इनको वापस यू टर्न करके दिल्ली की ओर भेज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर चौपहिया और दोपहिया दोनों ही वाहन वहाँ पर खड़े हैं। ये वो वाहन हैं जिन्हें नोएडा की सीमा में घुसने नहीं दिया गया और वापस दिल्ली के अंदर भेज दिया गया है। उधर गाजियाबाद से खबर है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को और आधिकारिक पास लेकर निकले लोगों को ही गाजियाबाद में एंट्री करने के लिए मंजूरी मिली। बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को यूपी पुलिस ने वापस भेजा, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किस तरह की ये जाम की तस्वीरें, कौशाम्बी की तस्वीरें हैं। देखिए सुबह का वक्त है और ज़्यादातर जो दफ्तर हैं वो भी अब खुल गए हैं। ऐसे में लोग निकल गए हैं, उन्हें लगता है कि शायद बिना पास के भी एंट्री मिल जाए। लेकिन गाजियाबाद में अब प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है और इस सख्ती का असर ये जाम के रूप में नज़र आ रहा है, क्योंकि जिनके पास आधिकारिक पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को रोका जा रहा है। और इस रोकने के बाद स्थिति क्या है कौशाम्बी की, इस वक्त आप देख सकते हैं भयानक जाम यहां लगा हुआ है। अगर आपको दिल्ली से यूपी यानी गाजियाबाद में एंट्री करनी है तो आपको पास दिखाना होगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सब गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं जो हर वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग की वजह से पीछे तक आपको लंबा जाम दिखाई देगा जो लगभग 1 किलोमीटर तक हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ये आदेश निकाला था कि जो भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे उनको पास दिखाना होगा, या तो फिर वो कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों, अन्यथा उनको गाजियाबाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिसकी वजह से ये सुबह से कवायद है, लोगों के पास देखे जा रहे हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर का है या चिकित्सा से संबंधित है और या फिर उसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास है तो उसी को परमिशन होगी और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो बिना पास के होगा उसको यहीं से घुमा के वापस दिल्ली की तरफ घुमा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। पर ये माना जा रहा है कि आवागमन जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है उससे गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसको लेकर एहतियातन ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वीडन के डॉक्टर से देश में लॉकडाउन और कोरोना पर चर्चा की। स्वीडन के डॉक्टर युहान गिसेके ने लॉकडाउन को खत्म करना ही भारत के लिए सबसे सही विकल्प बताया। तो लगातार राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है और वो समय समय से देश भर में, साथ ही साथ जो दुनिया भर में एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने वाले अपने वीडियोस भी बना रहे हैं और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, उनके ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट भी हो रहे हैं। इस बार उन्होंने स्वीडन के डॉक्टर से बात की है जिन्होंने लॉकडाउन को खोलना ही सही विकल्प बताया है। I think for India, you'd ruin your economy very quickly if you had a severe lockdown. I think it's better skip the lockdown, take care of the old and the frail people and let the other people have the infection. Most people will not even be sick. They will not even notice they have it. It's a mild disease. How are you talking about this balance between
disease and economy. I think the full lockdown is damaging, and the damage increases exponentially. So the sooner you get out of the lockdown, the better it is. I mean, you may even create more deaths by a severe lockdown than the disease will do. Exactly. The issue in India, of course, is that we have a central government and then we have large number of state governments. Yeah. And there is a tension between these two. The central government has one view, the state governments have another view. So a lot of that slows down the sort of discussion. और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,91,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,259 है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना में एक ही दिन में 97 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में कोरोना से मरने वाले लोगों में महाराष्ट्र इस संख्या में सबसे आगे है और ये सबसे बड़ी अभी तक की संख्या है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,091 नए केसेस सामने आए और राज्य में कोरोना के अब तक मरीजों की कुल संख्या 54,758 हो गई है। तो 97 लोगों की एक दिन में मौत का यह मामला अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि राज्य में 31 मई के बाद सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 महीने से देश भर में सारे धार्मिक संस्थान बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इन धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा तो उसके बाद एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और लोग कितना अपने आप को उस सुरक्षा से ओतप्रोत होकर इन धार्मिक जगहों पर पहुंचेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अम्फन तूफान के बाद असम और मेघालय में हो रही लगातार बारिश की वजह से असम के कामरूप में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के कई गांव में पानी भर गया है। इस बीच एक गांव में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क देखते ही देखते टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए। इस बीच लोग सड़क के पास भी लगाकर खड़े हुए थे। इस भीड़ ने वो तस्वीरें अपने नज़रों से खुद देखी। उधर कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें पुलिस स्टेशन के आसपास काफ़ी सारा पानी भरा दिखा, जबकि कई इमारतें भी पानी में कुछ फीट तक डूब गईं। सड़कों पर भी पानी भर गया, जबकि लोग और गाड़ियां पानी में डूबकर गुजरती दिखीं। तो असम के कामरूप की ये तस्वीरें, जहां कुछ मिनटों में सड़क बह गई, वहीं सड़कों पर किस कदर पानी है और जो गाड़ियां हैं वो इस पानी के बीच से होकर निकल रहे हैं। लोग भी अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से निकल रहे हैं और इस पानी से ही होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो जिस तरह से इलाके में पानी भरा है, ये कब तक खाली होगा, ये कब तक सामान्य सड़क में बदल पाएगा, बहुत कह पाना मुश्किल है।
बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में कोरोना संकट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को 2 साल के लिए टाल दिया है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी है। आईसीसी के मुताबिक अब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। साथ ही आईसीसी ने आईपीएल के लिए अक्टूबर-नवंबर का वक्त तय किया है, लेकिन उस दौरान आईपीएल के आयोजन का अंतिम फैसला कोरोना संकट के मौजूदा हालात को देखते हुए ही किया जाएगा। तो अब 2022 में T20 वर्ल्ड कप होगा। 2 साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए टाला गया है T20 वर्ल्ड कप। और ये उसमें भी कहा गया है कि अगर पहले जैसे हालात रहे, यानी कोरोना काल से पहले जैसे हालात रहे, तभी ये आयोजन होगा, नहीं तो उस पर विचार किया जाएगा। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टिड्डी के हमले का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है। टिड्डियों के हमले से दिल्ली को अलर्ट पर किया गया है। चेतावनी है कि अगर हवा का रुख बदला तो टिड्डियों का जो हमला दिल्ली में भी हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी भारी नुकसान हो सकता है। तो टिड्डियों का आतंक अब दिल्ली की तरफ रुख कर सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर हवा का रुख यहाँ होता है तो फिर दिक्कतें दिल्ली वासियों की भी बढ़ सकती है। घर में टिड्डी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसमान में टिड्डियों का मकर जाल दिख रहा है, सड़कों पर टिड्डियां दिख रही हैं और खेतों में टिड्डियां। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब ये टिड्डियां हमला कर सकती हैं देश की राजधानी दिल्ली पर। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है। वहीं टिड्डियों के मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों में इस पर नियंत्रण पाने की व्यवस्था को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसमें कोई दौराई नहीं कि पूरा एक विभाग काम करता है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबका धर्म बनता है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जब डिपार्टमेंट बना हुआ है तो वो पहले से हमारी तैयारी हो कि कहां से कैसे कैसे टिड्डियां आएगी। हमने तैयारी भी की और जब राजस्थान में अटैक हुआ सब जगह स्प्रे किया। टिड्डियों को नियंत्रण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसान की फसल बर्बाद होती है तो देश का नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि अभी भी केंद्र सरकार को आगे बढ़कर टिड्डी नियंत्रण के लिए तुरंत प्रभाव से हेलीकॉप्टर्स की जो भी व्यवस्था करनी है व्यवस्था करें, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। देश के बड़े इलाकों में इन दिनों टिड्डियों ने पूरा हमला किया हुआ है, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री चौधरी जी। सर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया टिड्डियों का, क्या सरकारें पूरी तरीके से तैयार नहीं थी जिस तरह से एक एक राज्य में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं? ऐसा है कि हमारी पूरी तैयारी थी और टिड्डी जो हमला है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते ये टिड्डी आई है भारत में, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है और किलोमीटरों के अंदर ये टिड्डी आई है। तो इसके लिए हमारे संसाधनों की पूरी व्यवस्था है। लगभग 50 मशीनें हैं और हमारे ड्रोन का भी टेंडर हो चुका है, तो ड्रोन से भी हम छिड़काव करेंगे जिससे इनको टिड्डियों को ख़त्म किया जा सके। और राजस्थान की सरकार को हमने 14 करोड़ रुपए इस टिड्डी के नियंत्रण के लिए अभी स्वीकृत किए हैं, तो वो पैसा भी पहुंच गया है। और 800 ट्रैक्टर जिनके पीछे स्प्रे मशीन लगेगी और उन ट्रैक्टरों की भी यहाँ से परमिशन जारी करके और राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। तो इस तरह से हमने पूरी व्यवस्था की है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकें। और रही बात ये, पिछली बार जब आई थी तो उसके बाद में हमने पूरी मॉनिटरिंग की और जैसा कि एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार टिड्डी जैसे पाकिस्तान के अंदर ब्रीडिंग हुई है, तो वो यहाँ आने की वैसे 1 महीना बाद में था इसका आने का हमारे हिसाब से, लेकिन ये पहले हवा की वजह से उड़ के आ गई इधर। तो उसके लिए हमने, जैसा कि पहले जब टिड्डी आई थी तो उसके लिए हमने प्लानिंग ये किया था कि हमने 60 नई मशीनों के आदेश कर दिए थे। अपने यूके की माइक्रोनियर कंपनी है जिसके साथ में हमने एमओयू कर दिया और उनसे कहा कि वो मशीनें जल्दी आने वाली है। और साथ ही हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे हो, ताकि उसके लिए भी हमने हेलीकॉप्टर के 5 मशीनों के आदेश उसी कंपनी को कर रखे, तो वो जल्दी जब आ जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गई, वरना ये समय पे आ सकती थी, अब तक हमारे आ जाती, लेकिन वहाँ पे भी इंग्लैंड के अंदर भी लॉकडाउन था और यहाँ पे भी लॉकडाउन था, तो इसकी वजह से ये डिले हो। मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का हमला राजस्थान होते हुए पिछले सोमवार को नीमच, मंदसौर, शाजापुर के अंदर हुआ था, लेकिन वहाँ फसल नहीं होने के कारण
कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये रात को शाम होते से पेड़ों पे बैठती है, कांटेदार पेड़ पर, और कांटेदार पेड़ों पे जो पत्तियां होती है वो खाती है। वहाँ कुछ बगीचे हैं, उसके लिए थाली बजाकर स्प्रे करके और उसको भगाया गया है। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने लोगों की भारी भीड़ जुट गई। नरेंद्र सिंह तोमर जिस गेस्ट हाउस में मौजूद थे, वहां उनसे मिलने उनके समर्थक और आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने मास्क लगाए रखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भूल गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भीड़ के बीच घिर गए। मुद्दा गर्म है कि क्या राहुल गांधी फेक न्यूज फैला रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने लॉकडाउन पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को आज जवाब दिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने राहुल गांधी पर गलत बयान और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कल लॉकडाउन को फेल बताया था। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। मैं आप दोनों से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर क्या सवाल उठाया था और रविशंकर प्रसाद ने उसका क्या जवाब दिया था। मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। तो बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राजस्थान और पंजाब वो राज्य थे जो सबसे पहले लॉकडाउन करने में उतारू थे, उनको नहीं आप लोग समझा पाए। लॉकडाउन की शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने की थी और अब आरोप बीजेपी और केंद्र पर लगाया जा रहा है। प्रीति जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब इतने बड़े पद पर बैठे इतने छोटे कद के लोग पहले तो अंग्रेजी नहीं समझते, राहुल जी का ट्विटर नहीं समझते, उसके बाद हिंदी भी नहीं समझते हैं। हमने कौन सी फेक न्यूज फैलाई, जरा इनसे पूछिए तो। हमने अगर आपको चेतावनी 12 तारीख को दी थी, आपने नहीं ली, आप नमस्ते ट्रंप करते रहे, आप जो है लिट्टी चोखा खाते रहे बिहार के चुनाव के लिए, और आप आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। हम तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में आपको अच्छी बातें ये बताते रहे और आपने कुछ बातें हमारी मानी भी। तीसरी बात, हमने लॉकडाउन को फेल बताया 60 दिन के बाद। हम तो आज भी लॉकडाउन के होने का हमने कोई विरोध नहीं किया। हमने तो कहा लॉकडाउन एक पॉज बटन है जिससे आप बीमारी के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कीजिए। हमारे राज्यों ने बीमारी के लिए तैयारी की, वहां पर स्थितियां ठीक हुई। राजस्थान में स्थिति ठीक हुई, महाराष्ट्र में भी ठीक नहीं, चूंकि उसके कुछ बहुत अलग कारण है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है। गुजरात में स्थिति नहीं ठीक हुई और तमाम जगहों पे स्थितियां नहीं ठीक हो रही हैं। तो यहाँ पर फेक न्यूज और इस तरीके के अनर्गल बातों का रविशंकर जैसे बड़े पद पर बैठे हुए छोटे कद के आदमी से यही हमें उम्मीद आपने भी होती शायद है। जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसलेट सही नहीं किया, वो आपका आरोप है, उस पर मैं प्रेम जी से जवाब लूंगी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, भाई झूठ तो वो बोल ही रहे हैं ना। लॉकडाउन को लेकर पंजाब और राजस्थान राज्यों ने लॉकडाउन किया और अभी लॉकडाउन खुला कहाँ है? आप लोग कह रहे हैं कि खोल दिया है, खोल दिया, अभी खुला कहाँ है? अभी तो सब जगह 31 मई तक का वेट एंड वॉच तो कीजिए।
और दूसरी चीज ये है कि बाकी जो आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, आप महाराष्ट्र को एक स्पेशल क्लॉज में ले जाते हैं, बाकी राज्य जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें हैं उन पर आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। इतना अच्छा काम किया तो वहां तो 0 केसेस आने चाहिए, ऐसा तो हुआ नहीं है। आपकी 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपने कहा कि लॉकडाउन खुला नहीं है, तो सच बात यह है कि जब 561 केस थे तब आपने पूरे देश की हवाई जहाज सेवा को बंद कर दिया। आज 1.25 लाख केस हैं, आपने हवाई जहाज सेवा शुरू कर दी। आपके सामने है लॉकडाउन को कान इधर से न पकड़ करके उधर से आपने पकड़ा। पहले नंबर के लॉकडाउन और दूसरे नंबर के लॉकडाउन में प्रीति जी, जब प्रधानमंत्री सुपरमैन बन करके सारी चीजें अपने सर पर ले रहे थे, तो अब तीसरे लॉकडाउन और चौथे लॉकडाउन में उन्होंने सारी की सारी चीजें अपनी असफलता को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। प्रवासियों के जब क्या नाम, मजदूरों के पैरों के छालों में नमक लगा करके आप लोग प्रवासियों को भेज रहे हैं, हम लोग मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी मरहम लगा रहे होते तो महाराष्ट्र में जो वेट कर रहे हैं ना मजदूर, वो वेट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फेक न्यूज आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या बता दिया राहुल गांधी ने जो आप लोगों को फेक न्यूज लग रहा है? लॉकडाउन के संदर्भ में फेक न्यूज है तो आप ही ने सामने से देखा, पंजाब और राजस्थान में पहले लॉकडाउन क्यों किया, इस संदर्भ में आपके प्रश्न पर क्या आदरणीय राजपूत जी ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दे सके क्या? आप ही स्वीकार बता दीजिए। एक फेक न्यूज, एक लेडी ने जो है कोरोना के संदर्भ में फेक न्यूज डाला, उस पर उसने क्षमा मांग लिया और उसके आधार पर श्रीमान राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये सत्य है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि जो हमारा जो ऐप है कोरोना को लेकर, वो सर्वेलेंस का काम कर रहा है। महाराष्ट्र और पंजाब में भी इस तरह के ऐप है, क्या वो सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं? तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर कांग्रेस ने देना चाहिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने देना चाहिए कि भाई अगर जो है भारत सरकार का ऐप, अगर वो आपको लगता है सर्वेलेंस कर रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार का महाकवच या पंजाब सरकार का जो ऐप है, क्या वो सर्वेलेंस नहीं कर रहा है? क्या उसके लिए कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं? तो स्पष्ट कीजिए। जबकि केंद्र सरकार ने अपने ऐप के संदर्भ में जो उसकी खुलासा किया, उसका पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों के दौरान जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं, उन पर भी मैं जाना चाहती हूँ। विक्रांत हमारे साथ है, अनुराग ढांडा। अनुराग, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ को इस तरीके से समझना चाहिए। 2 चीज़ें कि ये कांग्रेस के साथ तो सदा से प्रॉब्लम है कि उसका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है और जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठाती है हमेशा और वापस कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। दूसरी बात कि जो कांग्रेस का स्टैंड जीएसटी के बारे में था कि जीएसटी सही, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका गलत। जो कांग्रेस का स्टैंड नोटबंदी के बारे में था कि नोटबंदी फिर भी सही हो सकती है लेकिन तरीका गलत था इम्प्लीमेंट करने का, वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन सही लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रधानमंत्री का तरीका गलत। तो यही कांग्रेस की दुविधा है कि वो एक सिंगल लाइन स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वो उस बात को गलत या लॉकडाउन को गलत भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि वापस खुद फंस जाएंगे अपनी बात में। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन करना चाहिए, पॉज बटन दबाना चाहिए, और लॉकडाउन को अगर सही बताते हैं तो फिर प्रधानमंत्री के फैसले को गलत बताते हुए घिर जाते हैं। तो ये कांग्रेस के साथ दुविधा शुरू से है, वो अपने कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं है और इसका खामियाजा भुगतती है कांग्रेस हमेशा। जी बिल्कुल। और अभी वो जो डॉक्टर से एक वीडियो लगातार ट्वीट हुआ है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, सुरेंद्र राजपूत जी, वो डॉक्टर भी कह रहे हैं जिनको आप लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे जगह दी, उन्होंने कहा लॉकडाउन खोलना ही एकमात्र विकल्प है। अब आप बता दीजिए कि आपके जो एक्सपर्ट एडवाइस आपको कर रहे हैं वो सही है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है? देखिए प्रीति जी, मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि समझने की दिक्कत है। हमारे लिए देश प्रथम है, देश का नागरिक प्रथम है और उसकी सुरक्षा भावना प्रथम है। हमने लॉकडाउन का समर्थन किया। आप समझें, अनुराग भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, जो बातें कहता मैं सहमत भी होता हूं उनसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे स्पष्ट रूप से मत है कि हम देश के हित के लिए जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। लॉकडाउन का हमने पूरे तरीके से समर्थन किया, लेकिन लॉकडाउन का रिजल्ट अगर फेल आया है तो फेल को आप पास नहीं कह सकते। और लॉकडाउन में अगर कमी आ रही है, प्रवासी मजदूरों के पैरों में छाले आए हैं, तो उसको आप
फेल कहेंगे, पास नहीं कह सकते। अगर आपका जजमेंट सुरेंद्र जी नंबर ऑफ केसेस को लेकर ही लॉकडाउन फेल कहना है तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। विक्रांत, क्या सिर्फ एक पैमाना है लॉकडाउन के फेल और पास होने का कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं तो इसीलिए अब ये लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है? क्या ये कहना कांग्रेस का सही है? लेकिन एक चीज इसमें प्रीति और ढूंढनी चाहिए, तलाशनी चाहिए और सुरेंद्र भाई को उसका जवाब भी देना चाहिए कि एक पल के लिए मान लिया जाए कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हुआ है तो क्या केवल केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? लॉकडाउन उनके कारण उन्होंने अपने राज्यों में जो लागू किया था, क्या राज्य अपने यहाँ इंप्लीमेंट उसे सही से नहीं करवा पाई? क्योंकि केंद्र सरकार केवल लॉकडाउन का आदेश दे सकता है, लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस है किस तरीके से लागू करना है, कैसे करना है, ये राज्य सरकारों को करना है। तो क्या कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी इसमें पूरी तरीके से फेल हुई हैं? और दूसरी बड़ी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन जो है वो किसी तरीके से लोगों को घर में बंद रखने के लिए नहीं था, ये सरकारों को सजग करने के लिए था कि राज्य सरकारें अपनी तैयारियां कर सकें। कोरोना एक नई बीमारी थी ये देश के लिए और ना देश तैयार था, ना राज्य सरकारें तैयार थी, ना केंद्र सरकार तैयार थी। तो एक समय चाहिए था कि कोरोना के लिए हमारे अस्पताल तैयार हो जाए, हमारे पास क्वारंटीन सेंटर हो जाए, ताकि अगर संख्या बढ़ेगी तो उनको रखने की वहां पर परमिशन मिल सके, जगह मिल सके। तो लॉकडाउन का उद्देश्य कहीं से भी, और एक चीज, छोटी सी और चीज, कि अगर लॉकडाउन को ये बढ़ाने या उसी तरीके से शुरुआत का पक्षधर है तो क्या कांग्रेस शासित कोई राज्य ये हिम्मत कर सकता है कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद करके फिर से जैसा लॉकडाउन शुरू किया था इस पर भी सुरेंद्र जी क्या सोचते हैं वो जान लेंगे विक्रांत। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के कांग्रेस शासित राज्यों में काम करने के अलग अलग तरीके के दावे पर भी रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक राहुल गांधी महाराष्ट्र में पल्ला झाड़ रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं, तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना, अगर राहुल गांधी की बात माने तो महाअगाड़ी की गाड़ी में स्टेपनी वाला रोल भी नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी का? प्रीति मुझसे पूछ रही हैं? जी, मैं आपको 3 बातें कह दूं। जिस बेवकूफ आदमी ने राहुल गांधी का पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है वही इस तरीके की बेवकूफाना आरोप लगा सकता है। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे देश में महाराष्ट्र एक व्यापारिक कैपिटल है और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। केंद्र सरकार को, हमको और सबको चाहिए कि सबसे ज्यादा सहायता महाराष्ट्र सरकार की करें। और जिन लोगों ने ये नहीं देखा या सुना है वो या तो आंख के भी अंधे हैं और कान के बहरे भी हैं। और रविशंकर प्रसाद इसके लिए जाने जाते हैं कि वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं, निहायत जाहिलाना बात करते हैं। पहले वो पूरा इंटरव्यू देखें और उसके बाद उस इंटरव्यू को अगर नहीं समझ में आता है तो कांग्रेस के कुछ लोगों से बहुत अच्छे से कोट कर दे रहे सुरेंद्र राजपूत जी कि भाई इंटरव्यू आपने सही से नहीं देखा है। क्या बात इतनी सी अनुराग? देखिए, बिल्कुल, देखिए, बात इतनी से नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा है और उसके पॉलिटिकल मायने भी हैं। लेकिन एक सवाल जो प्रेम शुक्ला जी से भी पूछना चाहता हूं, और ये बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस बेशक इसको सही तरीके से नहीं पूछ पा रही है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बीजेपी को नुकसान करेगा कि एक नेशनल डिजास्टर प्लान अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर कि बार बार विपक्ष भी और बाकी लोग भी सवाल पूछेंगे कि आप अगले 2-3 महीने में कैसे कैसे फेज आउट करेंगे, ये क्यों नहीं बताते हैं। आप लॉकडाउन खत्म होने के दिन से एक दिन पहले क्यों बताते हैं कि अब आगे कितने दिन एक्सटेंड होगा। आप 3-4 महीने का एक नेशनल डिजास्टर प्लान जो कि कानून के मुताबिक होना चाहिए वो सामने अभी तक क्यों नहीं लाई है सरकार? प्रेम शुक्ला जी, नेशनल डिजास्टर प्लान है क्या आप लोगों के पास? अच्छा है। पहले तो मुझे प्रीति जी बहुत आपका अभिनंदन करने की इच्छा है कि बेवकूफ, बेवकूफाना, अंधा, जाहिल, इन सारे अपशब्दों को आप बुरा नहीं मानती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहे जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के लिए बेवकूफ कहूं, अच्छा लगेगा राजपूत जी को? समर्थन करेंगी आप इसका? बेवकूफाना कहूं मैं?
अंधा कहूं मैं। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, क्या आपने पूरा इंटरव्यू सुना राहुल गांधी का? और जिस तरीके से जिस सुनिए प्रेम शुक्ला जी की बात, देखिए उन्होंने, आपने जिन भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने तब रिएक्ट नहीं किया। सुरेंद्र जी प्लीज ऐसे मत करिए, प्रेम शुक्ला जी की बात को तो सुनिए, ये गलत है। प्रेम शुक्ला जी क्या गलत है? अब उनको चुप कराए तो मैं बोलूं। अब दूसरा प्रश्न जो है, अब दूसरा प्रश्न आपके जो करस्पॉन्डेंट का है, मैं उस पर उत्तर देना चाहता हूं। आराम से शांत हो जाए भाई साहब। इन्होंने कहा कि भाई ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरह बहुत पहले से 3-4 महीने का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पूरे दुनिया में जहां जहां भी कोरोना है, कोई भी क्या 3 महीने का कोई ब्लूप्रिंट दे पाया क्या, रोड मैप दे पाया क्या? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश हैं। अब जो भी फैसले हो रहे हैं, दूसरा इनका प्रश्न है कि एक दिन पहले क्यों घोषणा करते हैं? इसलिए करते हैं साहब कि सारे मुख्यमंत्रियों की, सारे मुख्य सचिवों की, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ सारे मुख्य सचिवों की, प्रधानमंत्री जी के साथ सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है। सबका जो है उसमें से इनपुट लिया जाता है, सबके सजेशंस होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ सजेशंस होते हैं, और उसके बाद अब आगामी 15 दिन 21 दिन हम कैसे करेंगे उसकी गाइडलाइन तय होती है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो अनुराग कहना चाह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप थोड़ा समय दीजिए लोगों को भी। मेंटली लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आप शायद कुछ हालात बदलेंगे, अचानक से लोग फिर आप नहीं आप जो ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों से बात होती है, सचिवों से बात होती है, ये बात तो पहले भी की जा सकती है प्रीति। दूसरा, और ये इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 60 डेज, तो हमें लगता है कि इस पर और आप लोगों को एग्जीक्यूशन के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। मैं अनुराग रोक रही हूँ आपको और प्रेम जी आपको भी, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में हमला करते हुए इस समय कोरोना से लड़ाई को अहम बताया है, ना कि कांग्रेस से। वो तमाम देशों के आप हालात देख लीजिए जो कि संपन्न देश कहे जाते हैं, जो सुविधा संपन्न देश हैं, तमाम तरह की सुविधाओं से भरपूर देश हैं, उनके हालात देख लीजिए, वहाँ के जो है वो मृत्यु दर देख लीजिए और हमारे देश की देख लीजिए। ये इसी मजबूत फैसले का, इसी दूरदर्शी फैसले का नतीजा है कि आज देश जो है वो कोरोना की मारक क्षमता को कमज़ोर करने में कामयाब हुआ है और आज देश उससे उभर रहा है। तो क्या किया आपने, क्यों किया आपने? तो उनको बार बार जो है वो हमने कहा नहीं, हमारी इस वक्त प्राथमिकता कांग्रेस से लड़ने की नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए है। हमारी प्राथमिकता जो है वो इस वक्त जो है वो टिड्डी को भगाने की है, पिसड्डी को भगाने की नहीं है। टिड्डी फिसड्डी भी अब इस कोरोना काल में सुनाई पड़ रहा है। विक्रांत कुछ कहना चाह रहे थे, विक्रांत। देखिए प्रीति, मैं अभी राहुल गांधी का जो बयान जिस पर सुरेंद्र जी थोड़ा उत्तेजित भी हुए, उसी पर मैं आना चाहूँगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने अपने साक्षात्कार में ये बात बोली अपने उसमें कि एक जिस तरीके से महाराष्ट्र एक बड़ा कैपिटल राज्य है, देश की कैपिटल राजधानी है, उसको केंद्र की अधिक सहायता चाहिए। लेकिन क्या सुरेंद्र भाई, राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि हम वहाँ पर डिसाइसिव रोल में नहीं है, हम वहाँ पर मुख्य डिसाइसिव रोल में नहीं है। और इसका सीधा मतलब है कि अगर आप किसी सरकार में छोटे पार्टनर हैं तो क्या अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में 8 से 10 मंत्री लेकर के मंत्रालय चलाते हैं तो आपकी सरकार में उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। महाराष्ट्र में शिवसेना की या कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ महाविकास आघाड़ी की जिम्मेदारी है। और अगर ताली किसी को मिलेगी, महाराष्ट्र सरकार को अच्छे काम की ताली मिलेगी, तो वो ताली तीनों पार्टियों की होगी। तो इसी तरीके से अगर गलत काम पर सवाल उठेंगे तो इस बार उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर तरीके से इस बात का जवाब दे पाएंगे जो विक्रांत ने सवाल आपसे पूछा। हम तो सारी बातों का बेहतर तरीके से जवाब देते हैं और अपने शब्दों को हम जिम्मेवारी से ओन करते हैं। मैं आपको, विक्रांत भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है प्रीति। मैं आपको जिम्मेवारी से एक चीज कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कल कहा उसका शाब्दिक अर्थ और उसका भावार्थ दोनों एक है। उन्होंने कहा अपनी सरकार चलाना और सहयोगी के साथ सरकार चलाना, दोनों में अंतर है। की रोल प्लेयर हम नहीं हैं, मुख्यमंत्री वहां पर श्री उद्धव ठाकरे जी, हम लोग सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते पूरी जिम्मेवारी भी लेते हैं और सहयोगियों के नाते हम पूरे के पूरे प्लान में भी साथ होते हैं। महाराष्ट्र जो है, चूंकि डेंस पॉपुलेशन और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र में है, नंबर 2 पे गुजरात में है, तो हम इस बात को लेकर के कहीं पर भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागते हैं। ये बात अपने आप में सच है कि महाराष्ट्र को लड़ने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है वो केंद्र की सरकार को मुक्त
कंठ और मुक्त हस्त प्रदान किए जाने चाहिए, जो लेकिन उसका भी जवाब कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया ना सुरेंद्र राजपूत जी, कि केंद्र के द्वारा कितनी मदद की गई है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, अब यही फर्क है, आप ये कह रहे हैं लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम की पोजीशन में नहीं है, यानी कि सिर्फ कहने के लिए आप सरकार में है ना, और मंत्री पद लेने के लिए सरकार में है, जिम्मेदारी के तौर पर तो आपने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। वहीं वीएचपी प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि गैर जिम्मेदार होने का उन पर आरोप उन्होंने लगा दिया है। भारत की राजनीति में सबसे गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। कोरोना से महाराष्ट्र सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही, प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं नहीं जुटा पा रही, और जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि हम केवल उसके अंदर सहयोग कर रहे हैं, हम उसमें साझेदार नहीं हैं। यानी जब फायदा लेना हो तो साथ खड़े हैं, जब जिम्मेदारी आ गई तो पल्ला छोड़कर आप भाग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सच्चाई बोलना, अपने खिलाफ उठ रहे आरोपों पर जवाब देना, सरकार को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बताना, ये कब से हो गया कि आप झूठ बोलते हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप फेक न्यूज फैलाते हैं? ये आरोप है आपका कांग्रेस पार्टी का। देखिए, हम जब फेक न्यूज कहते हैं तो फेक न्यूज के सबूत देते हैं, हम झूठ बात कहते हैं तो हम झूठ के सबूत देते हैं। आप बताइए, फेक न्यूज का सबूत दिया कि नहीं दिया, झूठ बोलने का सबूत दिया कि नहीं दिया? अगर किसी ने आरोप लगाया, उसके आरोपों के झूठेपन को क्या लोगों के सामने रखना ये अपराध है? ये क्या लोकतंत्र में नहीं होता है? क्या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है? तो इस पर चिढ़ क्यों रहे हैं? नहीं, अगर वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मजदूरों को लेकर आपके पास क्या प्लान है, लॉकडाउन को खत्म करने को लेकर आपके पास क्या प्लान है, तो इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए ना उसका। नहीं, हर प्रश्न का उत्तर दे रहे। कौन से प्रश्न? मजदूरों के संदर्भ में केंद्र ने सीधे गाइडलाइन भेजा। सबसे अधिक मजदूर भागे कहां से? महाराष्ट्र से। कैसे भागे? लॉकडाउन 1 के दौरान 8000 रिक्शे महाराष्ट्र से निकल जाना। क्या कहता है साहब? टैंकर में लोग बैठ के गए। क्या कहता है साहब? किसकी विफलता कहें? केंद्र की विफलता कहें कि महाराष्ट्र में मजदूर लॉकडाउन फेज 1 के दौरान टैंकर में, सीमेंट के मिक्सर में, ट्रेलर में और पुलिस बैठा के भेज रही है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने। ऐसी अपेक्षा है क्या कांग्रेस की? नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो रेलवे भी प्रोवाइड कर रही है ट्रेन, और जिन मजदूरों को सवार करके ले जाया जा रहा है, उन मजदूरों का उस ट्रेन में क्या हाल है, इसका भी आकलन बीजेपी को करना चाहिए। और अगर दिक्कतें हो रही हैं तो वहां पर बेहतर उनको स्थिति में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वह जैसा अनुराग कह रहे थे कि आधी अधूरी तैयारी के साथ आते हैं और फिर वही बैकफायर कर जाता है, ये स्थिति बनी हुई है। प्रेम शुक्ला जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका, दोनों का शुक्रिया। और साथ ही विक्रांत आपके साथ और अनुराग डांडा आपके साथ तो हम लगातार अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे। इधर कोरोना पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 792 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में दिल्ली में कोरोना के मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 792 नए मामले सामने आने के बाद लगातार हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। 24 घंटे में ये नए मरीज बता रहे हैं कि हालात दिल्ली में बहुत अच्छे नहीं है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना से अब तक दिल्ली में 303 लोगों की जान जा चुकी है। 310 लोगों के कोरोना पीड़ितों के ठीक होने की भी जानकारी है। देश भर में 6,387 नए कोरोना पेशेंट्स, जिनमें 792 सिर्फ दिल्ली से बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 पुलिस वालों ने कारोबारी को लाठियों से पीटा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें कारोबारी अपने स्कूटर से अपने घर की तरफ जाता दिखा, लेकिन पीछे से बाइक पर 2 पुलिस वाले हाथ में लाठी लिए पहुंचे और कारोबारी पर लाठियां बरसाने लगे। कारोबारी की पिटाई के बाद इलाके के सभी कारोबारी पुलिस से नाराज हो गए और पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तो आगरा में कारोबारी की पिटाई का मामला, लगातार इस तरह की पिटाई की तस्वीरें आ रही हैं देश भर से सामने, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है, जहां आगरा में 2 पुलिस वालों ने कारोबारी को लाठियों से मारा है। इससे जुड़ा एक वीडियो ये सामने आ रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें बाइक पर 2 पुलिस वाले और हाथ में लाठी लिए पहुंचते हैं, कारोबारी पर लाठियां बरसाते हैं।
रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के बीच मजदूरों को घर भेजने पर सियासी जंग चल रही है, लेकिन इस बीच बीती रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली है। अपने घर को लौटने के लिए स्टेशन पर भारी संख्या में मजदूर पहुंचे। इनमें ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले थे। हैरानी की बात यह थी कि स्टेशन पर प्रशासन के सारे इंतजामों की धज्जियां उड़ती दिखी। लाइनें इतनी लंबी थी कि रेलवे स्टेशन के बाहर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं दिख रहा था। पटना में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सरकार की तरफ से किए गए कोरोना के निपटने के इंतजाम को देखकर नाखुश होकर अपने दफ्तर के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। कोरोना संकट के बीच किसी भी तरह का धरना, सभा और प्रदर्शन करने पर रोक लगी हुई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्था के खिलाफ आरएलएसपी के अध्यक्ष आज धरना पर बैठे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अपने ऑफिस के सामने सड़क पर बैठे हैं और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से क्वारंटीन सेंटर में जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और जो लोग भी बाहर से मजदूर पहुँच रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर में पहुंचने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जो बैठे हुए हैं धरने पर। ये बताइए कि आप ये धरना पर बैठे हैं, लेकिन ये तो सीधे तौर पर जो एपिडेमिक एक्ट है उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने पहले ही कहा, इस कार्यक्रम की घोषणा करते समय हमने कहा कि हम मजबूर हैं, अब कानून को तोड़ना पड़ेगा। 2 महीना से ज़्यादा तक हम घर में बंद रहे, लेकिन अब घर में हम बंद नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि घर में बंद करते हुए सरकार ने कहा था कि कोरोना से बचिएगा, घर में बंद हो जाइए। देश बंद हो गया, लेकिन कोरोना कहाँ चला गया? जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब कोरोना यहाँ था। लॉकडाउन तीसरा फेज पूरा होने वाला है, कोरोना आसमान में पहुँच गया। तो इतनी तेज़ गति से कोरोना बढ़ा, मतलब इनके लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टे ज़्यादा दूसरा नुकसान हो गया। गरीब लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। दिल्ली में दिन में कुछ घंटों के लिए पार्क खोले जाने की इजाजत मिलने के बाद लोगों का पार्क में आना शुरू हो गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पार्क में पहुंचे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख दी। पुलिस ने लोगों को मास्क नहीं पहनने की हालत में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना की संख्या जो मरीजों की है वो 17,000 के पार है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,91,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,259 है। महाराष्ट्र में कोरोना से एक ही दिन में 97 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या अभी तक महाराष्ट्र में सामने आई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,091 नए केसेस सामने आए। राज्यों में कोरोना के अब तक मरीजों की कुल संख्या 54,758 हो गई है। अम्फन तूफान के बाद असम और मेघालय में हो रही लगातार बारिश की वजह से असम के कामरूप में बाढ़ के हालात
लग रहे हैं। जिले के कई गांव में पानी भर गया है। इसी बीच एक गांव में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क देखते देखते टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए। इस बीच लोग सड़क के पास भीड़ लगाकर खड़े रहे। उधर कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें पुलिस स्टेशन के आसपास काफी सारा पानी भरा दिखा, जबकि कई इमारतें भी पानी में कुछ फीट तक डूब गईं। सड़कों पर भी पानी भर गया, जबकि लोग और गाड़ियां पानी में डूबती और वहां से गुजरती हुई नजर आईं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि राज्य में 31 मई के बाद सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 महीने से देश भर में सारे धार्मिक संस्थान बंद रखे गए हैं, लेकिन 31 मई के बाद इन्हें खोलने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है और ये एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने ये फैसला किया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोले जाएंगे। क्या काम करते हैं? साहब मजदूरी करते हैं जी। पेट तो बाहर है आपका? अल्लाह करे ऐसे ही मजदूर बने सब हिंदुस्तान के। मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। फिर दिखाओ, यहाँ की मजदूरी करते हो या काम धंधे वाली मजदूरी करते हो? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बल्ली, बोलो बल्ली। देखो बल्ली को बोलने दो पहले। अरे बेटा लिए खड़े क्या बल्ली पिलाओ, पियो बल्ली, बल्ली पियो। ढको ना, अब पियो। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीऊंगा फिर मैं?